अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन काफ़ी लोग इनके बारे में या तो वेल इन्फॉर्म नहीं होते या थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल प्रोसेसर्स की। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, सैमसंग एक्सिनोस, गूगल टेंसोर और एप्पल। लेकिन एक अच्छा मोबाइल प्रोसेसर चूज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और यही डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में, ताकि अपना नेक्स्ट फोन खरीदते हुए आप सही चॉइस कर सकें। हमारी आज की वीडियो में मैं आपसे हर डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर्स की भी लिस्ट एक शेयर करूंगा, लेकिन पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो एक चिपसेट या एक प्रोसेसर बेसिकली एक फोन का ब्रेन होता है। यही डिसाइड करता है फोन की स्पीड, गेमिंग परफॉर्मेंस, फोन गर्म कितना होगा, थर्मल थ्रॉटलिंग का क्या सीन है, कितने हैवी वर्कफ्लोज हैंडल कर सकेगा, बैटरी कितनी कंज्यूम करेगा यानी कि एफिशिएंसी, और इवन कैमरा की क्वालिटी कैसी होगी। अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो आजकल जिसे हम फोन का प्रोसेसर बोलते हैं वो एक्चुअली सिस्टम ऑन अ चिप होता है यानी कि एसओसी, और इसी में सीपीयू यानी कि एक्चुअल प्रोसेसर के साथ साथ फोन के दूसरे मेजर कंपोनेंट्स भी कंबाइंड होते हैं। तो सीपीयू के साथ ग्राफिक्स प्रोसेसर यानी कि जीपीयू, कनेक्टिविटी कंपोनेंट्स जैसे कि 4G, 5G, ब्लूटूथ, कैमरास के लिए इमेज सिग्नल प्रोसेसर, और अब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी जो कि खास तौर पे एआई फीचर्स के लिए होते हैं, और इवन पावर मैनेजमेंट भी एसओसी ही करता है। तो सिंपल अल्फाज में ये एसओसी यानी कि चिपसेट डिसाइड करता है कि प्रोसेसर कितना तेज काम करेगा, फोन 4G या 5G कनेक्टिविटी होगी, ब्लूटूथ कौन सा वर्जन होगा, कैमरा कितना अच्छा चलेगा, एआई कितनी अच्छी चलेगी और बैटरी लाइफ कितनी अच्छी होगी। अब मैं आपको मजीद बोर नहीं करता, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट और कुछ चिपसेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है नैनोमीटर, जिससे एक फोन की एफिशिएंसी जाहिर होगी। ये टर्म नैनोमीटर तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस है या 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। लेकिन इस नैनोमीटर का मतलब क्या है? तो किसी भी प्रोसेसर के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। आम अल्फाज में समझे तो ये ऑन ऑफ स्विचेस की तरह काम करते हैं, और ये नैनोमीटर का नंबर आपको बताता है कि ये ट्रांजिस्टर्स कितने बड़े या कितने छोटे हैं। जितना छोटा ये नंबर होता जाएगा उतने ही छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और उतना ही उनके बीच में फासला भी कम होता जाता है, और वो उतनी ही कम एनर्जी वो प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। अच्छा, मैं इसे बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, लेकिन आप में से जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो प्लीज नीचे कमेंट्स में ना चढ़ दौड़ें। तो खैर, यह मेन बात यह है कि कम नैनोमीटर होने से प्रोसेसर पावर कम इस्तेमाल करता है, गर्म भी कम होता है, और सेम पावर यूज करते हुए भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और यही वजह है कि आजकल के फ्लैगशिप फोन्स में हम ब्लीडिंग एज 3 नैनोमीटर के चिप्स देखते हैं, जबकि बजट प्राइस पॉइंट्स में ज्यादातर आपको 12 नैनोमीटर के चिप्स दिखेंगे। अच्छा, फिर आते हैं 4G और 5G प्रोसेसर्स। बेसिकली 4G और 5G नेटवर्क्स का अगर आपको फर्क नहीं पता तो 4G थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। दुनिया भर में अब 5G नेटवर्क्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिनकी लेटेंसी भी बहुत कम होती है, बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट मैं 5G नेटवर्क्स पे पहले एक वीडियो कर भी चुका हूं, मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं टेक्निकलिटी समझने के लिए। लेकिन बुनियादी तौर पे 5G टेक्नोलॉजी ज्यादा डेटा थ्रूपुट देती है, तो 5G फोन्स के लिए भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स और फास्टर मोडेम्स यूज होते हैं, और नॉर्मली इनके नैनोमीटर भी कम होते हैं ज्यादा पावर और एफिशिएंसी के लिए। तो इवन दो पाकिस्तान में जहां हमारे पास 5G नेटवर्क्स नहीं है, यहां भी लोग 5G फोन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा पावर की वजह से। इनसे एंड यूजर को परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही फायदा हो जाता है। यू गेट बेटर स्पीड, लोअर लेटेंसी और इंप्रूव्ड पावर एफिशिएंसी। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि 5G प्रोसेसर्स 4G प्रोसेसर से ज्यादा महंगे होते हैं, और यही वजह है कि आप में से जब लोग कंप्लेन करते हैं कि यार 60,000 में हीलियो G100 क्यों दे रहे हैं, कोई 5G प्रोसेसर दें, तो भैया अगर 5G प्रोसेसर होता तो वो फोन 60,000 से जंप करके 75-80,000 तक पहुंच जाता, क्योंकि 5G प्रोसेसर्स आर जस्ट मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, एक और टर्म भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, थर्मल थ्रॉटलिंग। ये बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है जो प्रोसेसर को ओवर हीटिंग से बचाता है, और आपको आम तौर पे हर डिवाइस में दिखेगा। तो फोन्स में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, सब में ये फीचर बिल्ट इन होता है। जब फोन ज्यादा गर्म हो, जैसे कि गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या मल्टीटास्किंग के दौरान, तो चिपसेट अपनी क्लॉक स्पीड रिड्यूस कर देता है ताकि टेम्परेचर्स को कंट्रोल किया जा सके। अब इससे फोन ज्यादा सेफ तो हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस में भी डिप आने शुरू हो जाते हैं, और यही वजह है कि फिर आपको लैगिंग या फ्रेम ड्रॉप्स या गेमिंग करते हुए कुछ स्टटरिंग वगैरह महसूस होने शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि ज्यादा महंगे प्रीमियम फोन्स में हमें बेटर कूलिंग दिखती है। 4 या 3 नैनोमीटर वाले चिप्स देखते हैं, जिनकी वजह से थ्रॉटलिंग भी कम होती है, जबकि मिड रेंज फोन्स हीट अप होने पे ज्यादा परफॉर्मेंस को गिराते हैं। सिंपल वर्ड्स में, थर्मल थ्रॉटलिंग प्रोटेक्ट्स योर फोन बट एट द कॉस्ट ऑफ टेम्पररी स्पीड लॉस। और इस थर्मल थ्रॉटलिंग को टेस्ट करने के लिए काफी सारी मार्केट में ऐप्स मौजूद हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपके फोन का प्रोसेसर कितना थर्मल थ्रॉटल करता है।
अच्छा, फिर आती है क्लॉक स्पीड, जिसे गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। ये जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ही ज्यादा तेज प्रोसेसर काम करेगा, लेकिन यहाँ फिर दूसरी कंसिडरेशंस भी आ जाती हैं कि कितनी कोर्स हैं। आजकल ज्यादातर फोन्स में आपको ऑक्टा कोर यानी कि 8 कोर वाले चिपसेट्स दिखते हैं, जिनमें से कुछ परफॉर्मेंस कोर्स होती हैं, कुछ एफिशिएंसी कोर्स होती हैं। लेकिन मैं अब आपको यहाँ टेक्निकल्स में और ज्यादा बोर नहीं करना चाह रहा, तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मार्केट में इस वक्त हमारे पास कौन से प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले और सबसे ऊपर हमारी लिस्ट में है क्वालकॉम, जिसके स्नैपड्रैगन चिप्स बहुत ही पॉपुलर हैं। इनफैक्ट इस वक्त के टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 दिखेगा, जो कि इस वक्त मोबाइल प्रोसेसर्स की ब्लीडिंग एज है एंड्रॉइड स्पेस में। अच्छा, फन फैक्ट, 5G चिपसेट्स में स्नैपड्रैगन चिप्स का मार्केट शेयर तकरीबन 25% है, यानी कि 1/4। और आमतौर पे माना जाता है कि स्नैपड्रैगन के चिप्स की कंपैटिबिलिटी बेस्ट होती है नई एप्स, नई गेम्स और नए फीचर्स के साथ। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले जब 120 FPS गेमिंग बहुत ही न्यू आई थी, तब स्नैपड्रैगन के चिप्स पे आपको 120 FPS गेमिंग मिलती थी, जबकि उसी के कैलिबर के जो मीडियाटेक डिमेंसिटी के चिप्स थे, उन पे आप 120 FPS गेमिंग कुछ गेम्स में नहीं कर सकते थे। और फिर 120 FPS गेमिंग उन डिमेंसिटी चिप्स में थोड़ा अरसा बाद हमने देखी। तो स्नैपड्रैगन के चिप्स वाले फोन सबसे ज्यादा प्रीमियम और महंगे होते हैं। अब इनकी लोएस्ट सीरीज है 4 और 6, जैसे कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 या आप लोगों का फेवरेट स्नैपड्रैगन 685। फिर मिड रेंज में 7 सीरीज है और फ्लैगशिप फोन्स में इस वक्त स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है। फिर आता है मीडियाटेक, जिसके चिपसेट्स काफी पॉपुलर हैं, खासकर बजट और मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट्स में। स्मार्टफोन चिपसेट्स की मार्केट की बात करें तो यहाँ मीडियाटेक का शेयर तकरीबन 36% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। और आमतौर पर माना जाता है कि मीडियाटेक के चिप्स वैल्यू फॉर मनी चिप्स होते हैं, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा देते हैं, जिसकी वजह से फोन ब्रांड सेम प्राइस पर ज्यादा फीचर्स और बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन के चिप्स की तरफ जाएंगे तो चांसेस हैं कि मीडियाटेक का चिप आपको थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। मसलन हमें आमतौर पे Helio G100 के प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट्स भी दिखते हैं, और यहाँ Helio G100 बेहतर है परफॉर्मेंस में। अगर मीडियाटेक के चिपसेट्स की रेंज देख लें तो इनकी लोएस्ट सीरीज है Helio P और Helio G सीरीज, जैसे कि Helio G99। और फिर आती है इनकी डिमेंसिटी सीरीज, जिसमें 6000 से शुरू होकर 9000 तक जाती है, और इनकी डिमेंसिटी लाइनअप इनके 5G चिप्स की लाइनअप है। मिड रेंज में डिमेंसिटी 7000 और 8000, और सब फ्लैगशिप या फ्लैगशिप लाइनअप्स में डिमेंसिटी 9000 सीरीज है, जैसे कि डिमेंसिटी 9400, 9500, जो कि परफॉर्मेंस, AI और एफिशिएंसी के मामले में ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन के बराबर है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्नैपड्रैगन स्टिल हैज अ बिट ऑफ एन एज। अच्छा, फिर आती है सैमसंग की हर दिल अजीज एक्सिनोस लाइनअप। ये सैमसंग की इन हाउस चिप सीरीज है, जो बेसिकली स्नैपड्रैगन के साथ कंपीट करने के लिए बनाई गई थी। एक लंबे अरसे तक हम सैमसंग के फोन्स देखते थे जो इंटरनेशनली लॉन्च होते थे स्नैपड्रैगन चिप्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, एशिया वाली कंट्रीज में लॉन्च होते थे एक्सिनोस चिप्स के साथ। और यहाँ हमें क्लियर डिस्क्रिपेंसी भी दिखती थी, जहाँ स्नैपड्रैगन के चिप्स 10 से 15% बेहतर परफॉर्म करते थे बनिस्बत एक्सिनोस। और यही वजह है कि एक लंबे अरसे तक हमारी पाकिस्तानी मार्केट में, खासकर आप लोगों ने नीचे वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स छोड़े हैं, जहां आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे फोन में एक्सिनोस का चिप क्यों दिया गया है। खैर, अब सैमसंग दोबारा फ्लैगशिप सेगमेंट में अपनी एक्सिनोस चिप्स ला रहा है। इनका आर्किटेक्चर काफी हद तक स्नैपड्रैगन जैसा ही है, लेकिन कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस में अभी भी ये थोड़ी सी कमजोर हैं। तो इनकी एक्सिनोस 2000 सीरीज है, ये इनके फ्लैगशिप चिप्स हैं, आपको गैलेक्सी S सीरीज में भी मिलते हैं, जबकि एक्सिनोस 1000 सीरीज जो है वो मिड रेंज कैटेगरी के लिए है, जैसे कि एक्सिनोस 1580 और 1330, जो कि हम गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स में देखते हैं। और फिर आता है गूगल टेंसर। ये गूगल के इन हाउस चिप्स हैं, जिनका डिजाइन पहले सैमसंग के एक्सिनोस चिप्स पे बेस था, और इनका फोकस ज्यादा रॉ पावर के बजाय AI कैपेबिलिटीज और कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ होता है। ये चिप्स आपको गूगल के पिक्सल फोन्स में दिखेंगे, और इनमें कस्टम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए। ये आपको पिक्सल 6 से लेकर पिक्सल 10 सीरीज के फ्लैगशिप से लेकर मिड रेंज यानी कि A सीरीज में भी मिलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन और एप्पल की A सीरीज से काफी पीछे हैं। इनका सिर्फ फायदा आपको होता है AI और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में। अगर इनकी सीरीज देख लें तो टेंसर की G सीरीज है, G1 to G6, और इनका जो फ्लैगशिप चिप है वो गूगल के बेस्ट फीचर्स जैसे कि मैजिक इरेजर, लाइव ट्रांसलेट और जेमिनी नैनो को पावर करती है। और फिर आखिर में आता है यूनिसॉक, जो कि ज्यादातर एंट्री लेवल और बजट स्मार्टफोन्स में होता है। और ग्लोबल मार्केट में क्वालकॉम और मीडियाटेक के बाद यूनिसॉक भी अब एक मेजर प्लेयर बन चुका है, क्योंकि बजट फोन्स की मार्केट एक्चुअली साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इनकी मेन लाइनअप है टाइगर T सीरीज, जैसे कि T610, T616 और T760, जो कि आप हमारी काफी सारी वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं।
यूनिसॉक के चिप्स की सबसे बड़ी खूबी है कॉस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस। यही वजह है कि आप इन्हें बहुत ज्यादा बजट फोन्स में देखेंगे। ऑल्दो ओवर टाइम इन्होंने 5G चिप्स की तरफ भी थोड़ा सा मूव किया है। हमने बीच में कुछ ZTE के फोन्स देखे थे जहां यूनिसॉक के 5G चिप्स थे, वो भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव थे और मेरी तो उम्मीद थी कि वो हम ज्यादा और भी फोन्स में देखें क्योंकि कम प्राइस में वो हमें 5G यानी कि बेटर परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन फिर अफसोस हमने और किसी फोन में अभी तक नहीं देखे हैं। होपफुली हम यूनिसॉक के चिप्स भी आगे देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जब आप अपना फोन खरीदने जा रहे हो तो एक अच्छा प्रोसेसर कैसे पिक करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो है लोएस्ट नैनोमीटर। जितने कम नैनोमीटर आपको मिल सकते हैं अपने प्राइस पॉइंट पे आपने वो सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट क्लॉक स्पीड सेलेक्ट करनी है। साथ में 5G को हमेशा आप प्रेफर करेंगे अनलेस आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कम मिल रही है। ज्यादातर सिचुएशंस में 4G वर्सेस 5G में सिमिलर प्राइस चिपसेट्स 5G ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। थर्मल थ्रॉटलिंग भी आपने चेक करनी है। आप एप्स के जरिए अब थर्मल थ्रॉटलिंग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं और अपने CPU और GPU की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप सिंथेटिक बेंचमार्क एप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल पे आपने अक्सर देखा होगा हम AnTuTu में टेस्टिंग कर रहे होते हैं। Geekbench भी एक बहुत अच्छी ऐप है जिनसे आपको एक ओवरऑल टेस्टिंग का लेवल पता चल जाएगा। और अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे तो एक वेबसाइट है नैनो रिव्यू के नाम से, वहां आप कोई भी प्रोसेसर्स डालेंगे तो वो आपको उन दोनों में से बेहतर प्रोसेसर बता देगा, विच इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग योर डिसीजन। और इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको कौन से बेस्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं चिपसेट्स के हवाले से। तो बजट प्राइस पॉइंट यानी कि 20 से 30 हजार वाले प्राइस में आपको इस वक्त Helio G99 भी मिल जाएगा थैंक्स टू Samsung Galaxy A07। इससे पहले Helio G91 था लेकिन हाल ही में मार्केट में Galaxy A07 ड्रॉप हो चुका है। फिर आती है लोअर मिड रेंज यानी कि 30 से 60 हजार वाला प्राइस पॉइंट। यहाँ मेरी दानिश में Helio G200 Ultimate इज द बेस्ट चिपसेट यू कैन गेट। Infinix Hot 60 Pro Plus में हमने ये चिपसेट देखा था। 60,000 से लाख रुपए वाला प्राइस पॉइंट यानी कि अपर मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे मेरी टेस्टिंग के मुताबिक इस वक्त बेस्ट चिपसेट है Snapdragon 6 Gen 4 जो कि हमने Realme 14 में देखा था। फिर आता है लाख से 2 लाख वाला प्राइस पॉइंट यानी कि फ्लैगशिप किलर्स। यहाँ बेस्ट चिपसेट जो मुझे दिखा है वो है MediaTek Dimensity 9300 Plus। ये चिपसेट हमने Vivo X200 FE में देखा था। 2 से 3 लाख वाला प्राइस पॉइंट यानी कि सब फ्लैगशिप। यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मेरे हिसाब से तो यहाँ बेस्ट Snapdragon 8 Gen 3 है। ऑल्दो आपको Dimensity 9400 और Exynos 2400 भी यहाँ मिल जाते हैं। और 3 लाख से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे यानी कि फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट्स पे आई थिंक आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 या अगर एप्पल की तरफ देखें तो Apple A19 Pro, ये दो ही चिप्स हैं। इन दोनों को मैं बेस्ट इन क्लास कहूंगा। ऑल्दो स्ट्रेट अप परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक इस वक्त Snapdragon 8 Elite ज्यादा आगे है। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन मोबाइल प्रोसेसर्स के हवाले से। आई होप इससे आपको थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और फोन चूज करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्राइस रेंज में कौन सी चिपसेट बेस्ट वैल्यू देती है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमारी पूरी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी का फायदा होता है। और ये भी बताइएगा कि इस वक्त आपका फेवरेट प्रोसेसर कौन सा है और कौन से फोन में है, मैं सब जानना चाहता हूँ। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारा चैनल और तेजी से ग्रो कर सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।